तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में पहले तो एक कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद जो कातिल था ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री है कि कातिल कौन है, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं, कत्ल क्यों हुआ ये तमाम चीज़ें पता नहीं। फिर भी थोड़ा सा वक्त लगता है और इस वक्त के दरमियान यानी जो 2-3 दिनों का फासला था, उन 2-3 दिनों में जो वहाँ की राजनीति थी पूरी तरह बदल के रख दी गई। पुलिस वालों पे न जाना कितना प्रेशर पड़ा, न जाने तमाम कितनी चीज़ें हुई। इसके बाद जब कातिल का चेहरा सामने आया और कातिल के बारे में लोगों ने जाना, यानी जिसने कत्ल किया था, जब उसके बारे में पता चला तो लोग इतने हैरान थे, इतने परेशान थे। जिस जगह का रहने वाला वो कातिल था, जब वहाँ के लोगों ने जाना तो उन तमाम लोगों ने बस एक बात बोली कि क्या इसी चीज़ के लिए इसने इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ का उपयोग करके कत्ल किया और ऐसी चीज़ की शायद उसे ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाती, लेकिन उसी चीज़ को उसने हथियार बनाया और अंत में कत्ल किया। कत्ल करने के बाद कुछ दिनों में वो गिरफ्तार हुआ और जब गिरफ्तार हुआ तो पूरी ज़िंदगी उसकी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो क्या है ये पूरी कहानी और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में एक जगह लगती है रोहटा और इसी रोहटा में एक परिवार रहा करता था। दुर्भाग्य से परिवार के जो मुखिया थे उनको कुछ शारीरिक दिक्कत थी, यानी दिव्यांग थे। परिवार में 2 बच्चे थे। एक का नाम था कार्तिक चौधरी जो लगभग 21 साल का था और एमसीए कर रहा था, और एक का नाम था सार्थक चौधरी जो भी क्लास 11th में था। जो परिवार के मुखिया थे जिनका नाम था प्रवीण चौधरी, अब भले ही वो दिव्यांग थे, शारीरिक रूप से उतने समर्थ नहीं थे, लेकिन उनका बात व्यवहार, उनकी तमाम चीज़ें इस कदर अच्छी थी कि एक पार्टी है RLD, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो थे, जो प्रवीण चौधरी हैं, उनसे संपर्क में थे। तमाम लोगों का अक्सर घर पे आना जाना रहता। ईमानदार भी ये थे। इस वजह से कभी कोई चार्जेस, कभी कोई करप्शन या फिर कोई ऐसी बात इस परिवार के बारे में किसी ने सुनी नहीं। तो तमाम बड़े बड़े लोग इस परिवार से जुड़ना चाहते थे, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे अगल बगल गांव के प्रधान हों, चाहे छोटी मोटी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लोग हों। चूँकि ठीक ठाक इनकी मकबूलियत थी, इस वजह से ठीक ठाक वोटर इनके अंडर भी आते थे, तो तमाम लोग इनसे मिलते रहते। बहरहाल सारी चीज़ें ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इसी बीच इस परिवार में, अभी दिसंबर महीने की बात है, जो कार्तिक चौधरी है बड़ा वाला बेटा, उसकी मासी का बेटा भी आ जाता है अक्षय। अब दोनों भाई एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, हम उम्र थे, तो कहीं जाना होता तो जाते। तो ऐसे 12 दिसंबर की बात है। कार्तिक अपने मासी के बेटे अक्षय से कहता है कि एक गांव है और उस गांव में एक मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम है प्रशांत, तो मैं मिलने जा रहा हूँ और अकेले बाइक चलाने में थोड़ी सी उलझन हो रही है। ठंडी का मौसम है, अगर तुम भी साथ चलो तो बोलते घूमते हम लोग साथ चले जाएंगे। अब अक्षय ने ये बात सुनी, वो भी हम उम्र था, उसे भी लगा कि चलो ठीक है, अकेले घर पे रह के बोर होऊंगा, क्या बुजुर्गों के बीच बैठूं। तब ये दोनों लोग बाइक से निकलते हैं। निकलने के बाद थोड़ी दूर आगे जाते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं एक गांव पड़ता है, चिंदौड़ी गांव, और इसी चिंदौड़ी गांव में एक लड़का इन दोनों का रास्ता रोकता है। अब जब इन दोनों का रास्ता रोकता है तो फिर ये दोनों लोग रुकते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। अब ये तमाम चीज़ अच्छे वहाँ खड़ा होकर देख रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तमाम चीज़ें हों क्या रही। अब बातचीत, बहस हो रही है और नाम किसी का लिया नहीं जा रहा। दोनों लोग बस एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम उसे भूल जाओ। इधर कार्तिक कह रहा है कि अगर तुम नहीं भूले तो अच्छा नहीं होगा। उधर से वो लड़का बोला जो रोकने वाला था। तो ये तमाम चीज़ें चलती रही। 10-5 मिनट तक बहस हुई, हाथापाई की नौबत आई, बीच बचाव भी हुआ। लेकिन इसी बीच जो लड़का था जिसने कार्तिक और इसको रोका था, उसने अपनी कमर से एक तमंचा निकाला और कार्तिक के पेट पे गोली मार दी। और जैसी गोली मारी, कार्तिक फ़ौरन धड़ाम से ज़मीन पे गिरा। उसके बाद जो लड़का आया था वो और उसका एक साथी फ़ौरन वहाँ से बाइक नचाते हुए 9-2-11। अब ये तमाम चीज़ जब अक्षय देख रहा था, पहले तो रोकने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले के हाथ में तमंचा, ये भी डर गया। अब उसके मासी के बेटे को किसी ने गोली मार दी। फ़ौरन मासी के बेटे को लादता है बाइक पे, गांव में आता है। आने के बाद सूचना देता है कि ये तमाम चीज़ें हो गई। आनन फानन में कार्तिक को लेकर हॉस्पिटल जाया गया और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाया गया
थोड़ी देर तक डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन दुर्भाग्य से कार्तिक की मौत हो गई। अब एक माँ बाप के सबसे बड़े बेटे की इस तरह से हत्या हो गई, वो भी दिन दहाड़े। गांव में पूरा हड़कंप मच गया। पार्टी के बड़े बड़े लोगों को खबर पहुंची। मौके पे जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, तमाम लोग पहुंच गए। पुलिस प्रशासन पहुंचा। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस प्रशासन को खबर दी कि एक गोली का मामला आया है, तो आप लोग आइए, जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की, बाकी परिवार वालों से कि किसने किया होगा। अच्छे से पूछताछ की कि तुम तो साथ थे, तो कौन लोग थे। तो जब पूछताछ हुई और तमाम चीज़ें हुई, तो शुरुआत के एक दिन गुजर गए। ना कहीं से कोई जानकारी मिली, ना कहीं से कोई सबूत मिला, ना कहीं से कोई क्लू मिला। इधर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन पुलिस वालों पे दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाए, जो कातिल है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। पुलिस वालों पे भी अब प्रेशर बनता है। 13 तारीख आ गई, 12 तारीख को ये पूरा कांड हुआ, 13 तारीख को पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आ गई, बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई, अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी। अब जैसे जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी और इधर खबर चला कि फला पार्टी का एक पॉलिटिशियन पहुंचा है, तो दूसरी पार्टी वाले भी पहुंचने लगे। और देखते देखते ये पूरा जो मामला है, उस पूरे ज़िले के लिए एक तरह से सबसे चर्चित मामला हो गया। और उस पूरे ज़िले के लिए जो कार्तिक चौधरी मर्डर केस था, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। तमाम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये केस सुलझ जाए। इधर एक दिन गुजर गया, उसके बाद फिर से पुलिस वालों के जब हाथ खाली थे, तो इसी बीच अक्षय जाता है और पुलिस वालों को एक जानकारी देता है और कहता है कि सर, जिस हिसाब से बातचीत हो रही थी, अब चूंकि उस दिन तो गोली चली थी, तो मैं थोड़ा डर गया था, परेशान था और समझ भी नहीं पा रहा था कि क्या बयान दूं, कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए। लेकिन अब मुझे कुछ चीज़ें लगभग याद आ रही। जैसे पहली चीज़ ये थी कि ये जो मामला था कि उसे भूल जाओ मेरी है, तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला किसी लड़की का है। और दूसरा ऐसा था कि इन दोनों की बातचीत से ऐसा लग भी रहा था कि दोनों शायद एक दूसरे को जानते भी थे। और मुझे जहाँ तक याद है कि इस लड़के का नाम अनुभव सिंह है, अनुभव मलिक, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अनुभव से ऐसे ही फ़ोन पे बहस होते मैंने सुना था। तो गोली मारने वाला, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% कि अनुभव मलिक है। अब पुलिस वालों जब एक नाम सुना अनुभव मलिक, तो फ़ौरन उनकी भी आंखें चमकी कि चलो भैया, इतना हाथ पाँव मार रहे, इधर पॉलिटिशियंस एकदम धरने पे बैठे हैं, तमाम तरह से प्रेशर है, कम से कम कोई तो एक नाम निकल के सामने आया। अब पुलिस वाले अनुभव मलिक के बारे में पता करना शुरू करते हैं कि वो कौन है, कहाँ का है, कैसे मामला हुआ। तो पता चलता है कि जो अनुभव सिंह है, वो अनुभव मलिक, बार बार सिंह कह रहा हूँ, वो शामली ज़िले का है। और शामली ज़िले में एक गांव लगता है भदौड़ा गांव। इसी भदौड़ा गांव का रहने वाला बेहद होनहार छात्र है। अब पुलिस वाले इसके बारे में पता करते हैं, इसके गांव में दबिश डालते हैं, तो पता चलता है कि ये गांव आया ही नहीं। अब नाम पता चला, लड़का फरार। तो पुलिस वालों को भी लग गया कि मामला कोई और नहीं यानी इसमें जो कातिल है वो कोई और नहीं, जो अनुभव मलिक है वही है। इसके बाद अब उसके बारे में पता किया जा रहा, उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे दबिश दी गई। न जाने कितनी कोशिश करते रहे, पुलिस वालों के हाथ खाली रहे, लेकिन पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी, नंबर को सर्विलांस पे लगाया, अलग अलग जगहों पे जो तस्वीरें थी वो वायरल कर दी, पोस्टर्स बनवाए, उसको अलग अलग थानों में भेजे कि अगर कहीं अनुभव मलिक दिखाई दे तो उसके बारे में इत्तला किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, एक भागा हुआ बदमाश है। तो ये तमाम चीज़ें जब कर ही रहे थे, इसी दौरान अनुभव मलिक की सूचना लग जाती है कि अनुभव मलिक यहाँ है। पुलिस वाले अपने दलबल के साथ जाते हैं और इत्तेफाक से जो अनुभव मलिक था वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। और जब हत्थे चढ़ता है तो फिर पुलिस वाले इसको लाते हैं। लाने के बाद अब पूछताछ शुरू करते हैं कि तुमने गोली क्यों मारी, क्या मामला था, और तुम कौन हो, और शामली ज़िले से यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये तमाम सवाल जब पूछा गया तो फिर अनुभव मलिक ने जो पूरी कहानी बताई, उस कहानी को जब आप जानेंगे और अनुभव मलिक कौन था जब आप ये जानेंगे, तो आप थोड़ी से हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी इस कदर अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकता है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2020 से। शामली ज़िले में एक गांव लगता है भदौड़ा गांव, और इसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अनुभव मलिक। अनुभव मलिक पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, घर परिवार में उसकी अच्छी खासी इमेज, मेहनती लड़का था। उसका एक सपना था कि अगर कभी मौका मिले तो मैं देश के लिए मेडल लाऊं, वो भी शूटिंग में। लिहाजा ये अलग अलग जगहों पे जाता था, जाने के बाद शूटिंग के कंपटीशन में हिस्सा लेता। बचपन से इसे शौक था हथियारों को चलाने का, शूटिंग करने का।
तो घर वालों ने भी जब इसके एफर्ट को देखा, और एफर्ट जो था पॉजिटिव था, ऐसा नहीं था कि मुझे गुंडा बनना है, गैंगस्टर बनना है। ये बचपन से अपने घर वालों से बता रखा था कि मुझे शूटिंग करनी है और उस शूटिंग के दम पे अपने देश के लिए मेडल लाना है, अपना नाम रोशन करना है। तो परिवार वालों ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। इसके लिए एक प्रैक्टिस गन की व्यवस्था की गई। अब ये लगातार अलग अलग जगहों पे जाता, कभी बाग में, कभी कहीं और, कभी मटका रख के, कभी कोई स्ट्रक्चर रख के, और रखने के बाद अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे इसका निशाना ठीक ठाक हो गया। अब जब निशाना ठीक ठाक हो गया तो परिवार वालों को पता चला, तो वो भी खुश हुए, उन्होंने और सपोर्ट करना शुरू किया। इसके बाद इसका निशाना और अच्छा हो गया। और कहते हैं इसके गांव वाले कि एक टाइम तो ऐसा आया कि जो एक कहावत है कि चिड़िया की आंख में जो अर्जुन ने तीर मारी, तो अगर इसके हाथ में एक बंदूक दे दी जाए तो ऐसा ही कुछ निशाना ये चिड़िया की आंख में लगा देगा। गांव वाले भी अब इसके निशाने की मुरीद होने लगे। वक्त के साथ साथ इसने अलग अलग जगहों पे कंपटीशन खेला, और उन कंपटीशनों में अक्सर ये जीत जाया करता। इसकी शूटिंग इतनी अच्छी थी, इसका निशाना इस कदर पक्का हो गया। अब इसके निशाने की जब ये तमाम चीज़ें चलने लगी, इसी दौरान किसी ने इससे कहा कि अगर तुम थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर लो, इधर तुम्हारे ये चीज़ चल ही रहा, और अभी कंपटीशन आने में थोड़ा सा टाइम है, तो एक डिग्री भी तुम्हारे पास हो जाएगी। साथ ही अगर डिग्री है और ये स्पोर्ट कोटा है, तो तुम्हारे लिए कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, ये तमाम चीज़ें, तो वहाँ भी तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो एक काम करो, तुम कुछ तैयारी कर लो। इसके बाद इसको ये बात समझ में आती है, और ये आ जाता है इसी रोहटा में, मेरठ में, और तैयारी शुरू कर देता है। और तैयारी एक कोचिंग से शुरू करता है, और इत्तेफाक से उसी कोचिंग में जो कार्तिक चौधरी था वो भी पढ़ा करता था। दोनों उसी कोचिंग में अक्सर आते। आने के दौरान अलग अलग छात्रों से दोस्ती हुई। अब कोचिंग थी तो लड़के लड़कियां दोनों आते थे। तो ऐसी एक लड़की आया करती थी। जब ये लड़की उस कोचिंग में आती है, तो आने के बाद जब उसको ये लड़का देखता है जिसका नाम था अनुभव मलिक, तो अनुभव मलिक जब उस लड़की को देखता है तो पहली नज़र में उस लड़की को दिल दे बैठता है। इधर कार्तिक ने भी उस लड़की को देखा। अब दोनों ही उस लड़की को पसंद करने लगे। पसंद करने के बाद दोनों ने बातचीत करने की सोची। इधर अनुभव ने सोची, उधर कार्तिक ने भी सोची। आलम यह हुआ कि दोनों के बीच अब एक तरह से कंपटीशन हो गया कि कौन इस लड़की को हासिल करेगा, कौन इसका दिल जीतेगा। और इस कंपटीशन में जो कार्तिक चौधरी था वो सफल हो गया। यानी लड़की जो है कार्तिक चौधरी से दोस्ती कर लेती है, और इधर अनुभव को वो घास नहीं डालती। अब कार्तिक चौधरी और वो लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। लड़की भी खूबसूरत थी, अच्छे खासे घर की थी। तो फिर कार्तिक और उस लड़की ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया कि हम दोनों अब वक्त के साथ जब सारी चीज़ ठीक होगी तो एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। अब इस चीज़ की भनक जब अनुभव मलिक को लगी, तो कहीं ना कहीं जिस लड़के से उसे ज़्यादा मतलब नहीं था, अब वो उस लड़के से अपनी दुश्मनी समझने लगा कि कार्तिक ने ही मेरी प्यार को, मेरे प्रेम को एक तरह से नहीं समझा। उसने उस लड़की से बात की, अगर चाहता तो नहीं करता तो लड़की मेरी हो जाती। अब ये तमाम चीज़ें इसके जहन में चलने लगी। ये लगातार उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। कभी उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करे, कभी उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, कभी फ़ोन कर दे। अब लगातार जब ये फ़ोन करने लगा, एक तरह से वो एक तरफा प्यार से था, कोशिश करने लगा कि मुझसे बात हो जाए, मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे साथ प्रेम संबंध में आ जाए। तो फिर लड़की ने अब कार्तिक से शिकायत करनी शुरू की कि आज वो मुझे फ़ोन कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा। तो कार्तिक भी जब देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को लगातार फ़ोन हो रहा, तो कार्तिक अब इसको फ़ोन करता है और समझाता है कि तुम मेरे बीच में ना पड़ो। अब इधर कार्तिक समझा रहा तो सामने से अनुभव भी बोलता है कि तुम भी मेरे बीच में ना पड़ो, और उस लड़की से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब ख़त्म कर दो। अब साल 2023 की शुरुआत से इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होने लगी। कभी ये उसको कहता कि तुम हट जाओ, कभी वो कहता कि तुम हट जाओ। लगातार लड़की ने नंबर वगैरह भी चेंज किए, लेकिन अनुभव पीछे पड़ा रहा। दोनों के बीच दोस्ती तो नहीं हुई, लेकिन कार्तिक और अनुभव के बीच दुश्मनी होने लगी। और ऐसे ही जिस तारीख की घटना है, 12 तारीख को अनुभव जब उस लड़की को फ़ोन करता है तो कार्तिक उसे फ़ोन करके डांटता है और कहता है कि तुम्हें जब मना किया था तुमने फिर फ़ोन क्यों किया। तो इसी बात को लेकर अनुभव और कार्तिक के बीच गाली गलौज और बहस शुरू हो जाती है। अब गाली गलौज बहस, कार्तिक भी उस लड़की से प्यार करता था, उसे इस तरह की प्रॉब्लम में छोड़ नहीं सकता था। इधर अनुभव का एक तरह से एक तरफा प्यार वो भी नहीं छोड़ सकता था। तो दोनों अब एक दूसरे से इस कदर बैर रखने लगे कि जब बातचीत आगे बढ़ी और फ़ोन पे गाली गलौज हुआ 12 तारीख को, तो फिर दोनों ने कहा कि आप एक दूसरे से आज मिल के फाइनल कर ही लेते हैं कि कौन रहेगा और कौन बचेगा, और जो रहेगा वही उस लड़की की ज़िंदगी में रहेगा, बाकी कोई और नहीं।
तो उधर जो अनुभव था अपने एक दोस्त अंकित को लेकर चल पड़ता है और कहता है कि एक काम करो, जो चिंदौड़ी गांव है वहीं पे एक जंगल है, उसी जंगल में मिलो। इधर जब ये चीज़ कार्तिक चौधरी सुनता है तो अपने मासी के लड़के अक्षय से कहता है कि चलो प्रशांत से मिलना है। इसके बाद इधर से कार्तिक, उधर से अनुभव, दोनों लोग आते हैं। आने के बाद फिर से बात शुरू कि एक काम करो, तुम उसका पीछा छोड़ दो। इधर ये कहता कि तुम पीछा छोड़ दो, और ऐसे ही बहस होते होते दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हुई। गाली गलौज आगे बढ़ी, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। अब इधर अंकित भी चुपचाप मूक बधिर की तरह देख रहा है, इधर अक्षय भी देख रहा, दोनों आपस में फैसला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब कार्तिक उसके ऊपर हावी होने लगता है तो अनुभव का हाथ उसकी कमर पे जाता है और एक तमंचा जो छुपा के लाया था फ़ौरन उसे निकालता है। और निकालने के बाद क्योंकि उसका निशाना, उसका एम, उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी, तो बिना हाथ कांपे उसके फिंगर से एक फायर होता है और वो फायर सीधा सीधा जाके कार्तिक चौधरी के सीने और पेट में लगता है, यानी सीने और पेट के बीच में, दिल के पास। और जैसी गोली लगती है थोड़ी देर में कार्तिक की मौत हो जाती है। तो इस कहानी में जैसा मैंने शुरू में कहा कि अनुभव का निशाना इतना अच्छा था कि जो उसके गांव के लोग हैं आज भी उसे शूटर नाम से जानते हैं। और अलग अलग मिसालें, अलग अलग उपमाएं उसके लिए दी जाती हैं कि अनुभव का निशाना इतना अच्छा है कि साल 2 साल में किसी बढ़िया जगह खेलता। लेकिन एक लड़की का चक्कर, वो भी लड़की ऐसी जो ना तुमसे बात कर रही, ना तुमसे दोस्ती रखना चाह रही, फिर भी तुम उसके पीछे इस कदर पागल हुए हो कि लड़की बस मुझे मिल जाए और लड़के को छोड़ दे। इसी वजह से एक लड़के का कत्ल किया। बेचारे बूढ़े माँ बाप, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? एक बच्चा जो 11th में अपने माँ बाप जो बेचारे दिव्यांग हैं उनको कैसे पार लगाएगा? इधर आपने कत्ल किया तो आप कहाँ जाओगे? खैर, जब ये मामला आज खुला है तो आरएलडी के जो प्रमुख हैं वहाँ के जैन चौधरी, वो भी अभी कार्तिक के घर गए हैं। अलग अलग पार्टीज़ के एक्स एमएलए, एमपी, ये तमाम लोग भी जा रहे हैं। अलग अलग गांव के प्रधान जा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं, इनका भी तांता लगा है। लेकिन फिलहाल ये थी पूरी कहानी और बड़ी अफसोसनाक थी ये कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।